चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक नौजवान है अमन। उसे पता चलता है कि उसके पिता ने गांव की वो पुश्तैनी जमीन बेच दी है, जिससे पूरे परिवार की यादें जुड़ी हैं। और वो भी क्यों? अपने किसी निजी शौक को पूरा करने के लिए। अब अमन को लगता है कि ये सरासर गलत हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमन कानून का दरवाजा खटखटा सकता है? क्या एक बेटा अपने पिता द्वारा किए गए जमीन के सौदे को रद्द करवा सकता है? हमारे आज के स्रोत बताते हैं कि इसका जवाब हाँ है, लेकिन ये रास्ता बहुत घुमावदार और शर्तों से भरा है। आज की हमारी पूरी चर्चा अमन की इसी उलझन को सुलझाने का एक सफर है। हम देखेंगे कि कानून की किताबों में अमन जैसे बेटों के लिए क्या रास्ते हैं और एक पिता के अपनी पैतृक संपत्ति बेचने के अधिकार की सीमा कहाँ पर खत्म होती है। और इस सफर का जो पहला और सबसे अहम मोड़ है वो है संपत्ति की पहचान। पूरा का पूरा कानूनी दावा इसी एक बात पे टिका होता है कि जिस जमीन को बेचा गया है वो पैतृक है या पिता की स्व अर्जित, मतलब खुद की कमाई भी संपत्ति है। बस इसी एक छोटे से फर्क पर पूरा केस या तो बन सकता है या पूरी तरह बिगड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी गुत्थी को सबसे पहले सुलझाते हैं। ये पैतृक संपत्ति शब्द हम सुनते तो बहुत है, लेकिन कानून की नजर में इसका असली मतलब क्या है? ऐसा क्या है जो एक जमीन को पैतृक बनाता है? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि पैतृक संपत्ति एक तरह की रिले रेस है जो 4 पीढ़ियों तक चलती है। स्रोत के मुताबिक कोई संपत्ति पैतृक तब कहलाती है जब वो पुरुष वंश में 4 पीढ़ियों तक अविभाजित रही हो। यानी वो संपत्ति अमन के परदादा से दादा को, दादा से पिता को और पिता से अमन को मिली हो। और सबसे जरूरी बात, इस पूरी श्रृंखला में उस संपत्ति का कभी कानूनी तौर पर बंटवारा न हुआ हो। अच्छा। और इसमें बेटे का हक कब शुरू होता है? यहीं पर इसका सबसे अनोखा पहलू सामने आता है। इसे कोपार्सनरी अधिकार कहते हैं। इसका मतलब है कि परिवार में पैदा होते ही बेटे को संपत्ति में हिस्सेदारी मिल जाती है। वो जन्म से ही। हाँ, जन्म से ही वो उस प्रॉपर्टी में एक तरह का शेयर होल्डर बन जाता है। और 2005 के विनीता शर्मा केस के बाद अब यही अधिकार बेटियों को भी बराबर का मिलता है। तो अमन उस संपत्ति में जन्म से हिस्सेदार है। अरे, तो मतलब अगर परदादा ने अपने बेटे को यानी अमन के दादा को वसीयत में जमीन दी हो तो तब तो वो मिली पुरखों से ही है, तो वो भी पैतृक हुई ना? नहीं, और यही वो कानूनी पेच है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अगर विरासत की श्रृंखला किसी भी पीढ़ी में टूट जाए तो संपत्ति अपना पैतृक चरित्र खो देती है। जैसे आपके उदाहरण में अगर परदादा ने जमीन वसीयत या गिफ्ट के जरिए अपने बेटे को दी तो वो जमीन दादा के हाथ में आते ही उनकी स्व अर्जित संपत्ति बन जाएगी। वो अब पैतृक नहीं रही। ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि जो भी पुरखों से मिला वो सब पैतृक ही होता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर संपत्ति स्व अर्जित है, चाहे खुद खरीदी हो या वसीयत में मिली हो, तो पिता उसका जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल। उस स्थिति में पिता ही उस संपत्ति का एकमात्र मालिक है। वो उसे बेचे, दान करें या किसी को भी दे दे, बेटा या बेटी उस पर कोई कानूनी आपत्ति नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही साबित होता है कि संपत्ति पैतृक है, पिता की भूमिका पूरी तरह बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? इसे ऐसे समझिए, पिता की कुर्सी राजा की नहीं, ट्रस्टी की है। पैतृक संपत्ति जो है वो परिवार की एक अमानत है और पिता परिवार के कर्ता के रूप में सिर्फ उसके मैनेजर या देखभाल करने वाले हैं। वो मालिक नहीं है, क्योंकि उस अमानत में अमन और परिवार के दूसरे सदस्यों का भी हिस्सा है और एक मैनेजर अपनी मर्जी से कंपनी की संपत्ति नहीं बेच सकता। वाह, राजा नहीं, ट्रस्टी। इस एक लाइन ने तो पूरी बात साफ कर दी। तो ठीक है, मान लेते हैं कि अमन की जमीन पैतृक साबित हो गई। अब वो अदालत जाता है। क्या जज साहब सीधे बिक्री को रद्द कर देंगे या अमन को अभी और भी कुछ साबित करना होगा? मुझे लग रहा है ये इतना आसान नहीं होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये एक कानूनी बाधा दौड़ की तरह है। पैतृक संपत्ति साबित करना तो सिर्फ पहला पड़ाव था। स्रोत बताते हैं कि बिक्री को रद्द करवाने के लिए अमन को कुल 4 शर्तें या कह लें कि 4 बाधाएं पार करनी होंगी। इनमें से एक में भी चूके तो केस वहीं खत्म। ठीक है, तो क्या है ये 4 बाधाएं? पहली 2 बाधाएं तो एक तरह से एंट्री टिकट जैसी हैं। पहली, विधिक हैसियत का प्रमाण। मतलब अमन को साबित करना होगा कि वो वाकई अपने पिता का कानूनी उत्तराधिकारी है। दूसरी, संपत्ति की पैतृक प्रकृति का प्रमाण। इसका जिक्र हम कर चुके हैं, यानी उसे दस्तावेजों से साबित करना होगा कि संपत्ति 4 पीढ़ियों से अविभाजित चली आ रही है। मुश्किल बाधा क्या है? तीसरी और सबसे अहम बाधा है पिता के इरादे को परखना।
अदालत ये नहीं देखती कि संपत्ति बिकी, बल्कि ये देखती है कि संपत्ति क्यों बिकी, बिक्री के पीछे का मकसद क्या था। यहीं पर केस का पूरा भविष्य तय होता है। कानून यहाँ दो तरह के कारणों को देखता है, कानूनी जरूरत और अनैतिक उद्देश्य। लेकिन एक मिनट, ये कानूनी जरूरत वाली बात थोड़ी धुंधली नहीं है? इसकी परिभाषा क्या है? मान लीजिए पिता ने पैसे लेकर बच्चों की विदेश में पढ़ाई पर लगाए, तो वो ठीक है, पर अगर उन्होंने अपने इलाज पर खर्च किए तो क्या वो भी पारिवारिक जरूरत मानी जाएगी? इसकी कोई साफ लकीर है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कानूनी जरूरत का मतलब है परिवार के भले के लिए किया गया जरूरी खर्च, जैसे परिवार पर कोई पुराना कर चुकाना, किसी सदस्य की गंभीर बीमारी का इलाज, बच्चों की शिक्षा या शादी का खर्च, या कोई सरकारी देनदारी चुकाना। ये सब वैध कारण माने जाते हैं। अगर पिता इन वजहों से संपत्ति बेचते हैं तो अदालत उस बिक्री को सही ठहराएगी, क्योंकि वो एक ट्रस्टी के तौर पर परिवार की भलाई के लिए काम कर रहे थे। और अनैतिक उद्देश्य का क्या मतलब हुआ? अमन के केस में पिता ने अपने शौक के लिए जमीन बेची थी, क्या ये इस श्रेणी में आएगा? बिल्कुल। अगर बिक्री पिता ने अपने निजी ऐशो आराम, किसी महंगे शौक, विलासिता या किसी बुरी आदत जैसे शराब या जुए के लिए की है, तो उसे कानून अनैतिक मानता है। मुझे केस याद आता है जहां पिता ने जमीन बेचकर एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्होंने दलील दी कि वो परिवार के आने जाने के लिए है, लेकिन अदालत ने इसे विलासिता माना, जरूरत नहीं, और बिक्री को रद्द कर दिया। तो ये जरूरत और शौक का फर्क बहुत अहम हो जाता है। अमन को अदालत में यही साबित करना होगा कि उसके पिता ने जमीन परिवार की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने निजी फायदे के लिए बेची। यानी सबूत का सारा बोझ अमन पर है। और चौथी और आखिरी बाधा? चौथी और सबसे सख्त शर्त है समय सीमा, जिसे कानून की भाषा में स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशंस कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हर कानूनी दावे की एक एक्सपायरी डेट होती है। इस मामले में ये एक्सपायरी डेट बिक्री की तारीख से ठीक 3 साल है। अगर अमन ने बिक्री के 3 साल के अंदर केस दायर नहीं किया, तो फिर चाहे उसके सारे तर्क कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अदालत उसका केस सुनने से पहले ही खारिज कर देगी। एक दिन की भी देरी मंजूर नहीं है। और अगर अमन उस वक्त नाबालिग हो तो क्या तब भी ये 3 साल की घड़ी चलती रहती है? नहीं, कानून यहां बच्चों को रियायत देता है। अगर बिक्री के समय बेटा या बेटी नाबालिग हैं, तो उनके लिए समय की ये घड़ी उनके 18 साल के होने के दिन से शुरू होती है। यानी बालिग होने के बाद उन्हें केस करने के लिए पूरे 3 साल मिलते हैं। बहुत खूब। तो मान लीजिए हमारे हीरो अमन ने चारों बाधाएं पार कर लीं। उसने साबित कर दिया कि वो कानूनी वारिस है, संपत्ति पैतृक है, बिक्री गलत इरादे से हुई थी, और उसने 3 साल के अंदर केस भी फाइल कर दिया। अब अदालत के अंदर क्या होगा? प्रक्रिया क्या है? अब अमन को कानून कुछ ठोस अधिकार देता है। वो अपने हिस्से को अलग करने के लिए विभाजन का वाद यानी पार्टीशन सूट दायर कर सकता है, लेकिन बिक्री को रद्द करवाने के लिए उसे बिक्री विलेख यानी सेल डीड को चुनौती देनी होगी। मुकदमे के दौरान उसे अपने सारे सबूत अदालत के सामने रखने होंगे। अगर जज साहब अमन की दलीलों और सबूतों से सहमत हो जाते हैं, तो वो उस बिक्री को शून्य और अमान्य घोषित कर सकते हैं। शून्य और अमान्य, इसका मतलब क्या हुआ? क्या जमीन वापस परिवार के पास आ जाएगी? इसका मतलब है कि कानून की नज़र में वो बिक्री कभी हुई ही नहीं थी। सौदा पूरी तरह से रद्द हो जाता है और संपत्ति का मालिकाना हक वापस परिवार के पास यानी अविभाजित हिंदू परिवार के पास आ जाता है। स्रोतों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसलों का भी जिक्र है। उन्होंने इस कानून को कैसे शक्ल दी है? हाँ, कुछ फैसलों ने इस कानून की दिशा ही बदल दी। सबसे ताज़ा और चर्चित मामला है विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 का। इस ऐतिहासिक फैसले ने पुरानी सोच को तोड़ते हुए ये साफ कर दिया कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी बेटों के बराबर जन्म से अधिकार है। इस फैसले ने एक तरह से कानून की किताब में बेटियों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। अब पिता को संपत्ति बेचने से पहले सिर्फ बेटों से ही नहीं, बेटियों से भी पूछना होगा। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था। और कोई केस? हाँ, एक और मामला है केहर सिंह बनाम नक्षत्र कौर का 2018 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस ट्रस्टी वाली बात को दोहराया। अदालत ने कहा कि परिवार का कर्ता या मुखिया संपत्ति तभी बेच सकता है जब कोई कानूनी जरूरत हो या परिवार का स्पष्ट लाभ हो रहा हो। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। और हाल ही के मुरुगन बनाम केशव गौंडर मामले में अदालत ने 2 बातें फिर से साफ की। पहली कि बुरी आदतों जैसी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए की गई बिक्री अमान्य होगी,
और दूसरी, एक बार जब पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो हर सदस्य को जो हिस्सा मिलता है वो उसकी अपनी स्व-अर्जित संपत्ति बन जाता है। इसे ऐसे समझें कि एक बार जब परिवार का केक कट गया तो आपकी स्लाइस आपकी अपनी है, आप उसे खाएं या बेचें, ये आपकी मर्जी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो अमन की लड़ाई का सार क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि कानून बेटे को एक मौका तो देता है, लेकिन ये कोई सीधी लड़ाई नहीं है। बिल्कुल। सफलता की चाबी 2 तालों को एक साथ खोलती है। पहला ताला है संपत्ति का पैतृक होना और दूसरा ताला है पिता के अनैतिक इरादे को साबित करना। अगर अमन ये दोनों ताले खोल पाता है और वो भी 3 साल के अंदर, तो ही वो जीत सकता है। ये केस असल में बेटे बनाम पिता का नहीं है, बल्कि एक लाभार्थी का केस अपने ट्रस्टी के खिलाफ है जिसने अमानत में खयानत की है। हमने अमन की बात की, उसके पिता की बात की, लेकिन उस तीसरे इंसान का क्या जिसने वो जमीन खरीदी थी? क्या उसकी कोई गलती नहीं? क्या उसका पैसा डूब जाएगा? ये तो उसके साथ भी नाइंसाफी होगी। और अब आप इस कहानी के सबसे उलझे हुए किरदार पर आ गई हैं, वो खरीदार। ये पूरी चर्चा सिर्फ परिवारों के लिए एक सबक नहीं है, बल्कि संपत्ति खरीदने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। स्रोत के अंत में यही सलाह दी गई है कि पैतृक संपत्ति खरीदते समय किसी भी खरीदार को आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उसे अपनी तरफ से पूरी ड्यू डिलिजेंस यानी जांच पड़ताल करनी चाहिए। उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बिक्री परिवार के सभी सह उत्तराधिकारियों, मतलब सभी बेटों और बेटियों की सहमति से हो रही है। बेहतर होगा कि वो सेल डीड पर उन सभी के दस्तखत लें। उसे ये भी पता लगाना चाहिए कि बिक्री किस वजह से हो रही है। अगर वजह संदिग्ध लगे तो उस सौदे से दूर रहना ही बेहतर है, वरना हो सकता है कि सालों बाद अदालत उस बिक्री को रद्द कर दे और खरीदार का पैसा और जमीन दोनों एक लंबी कानूनी लड़ाई में फंस जाएं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल हम सबके लिए खड़ा होता है। आज की दुनिया में जहां संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और लोग शहरों में बस रहे हैं, क्या 4 पीढ़ियों तक संपत्ति को अविभाजित रखने का ये कानून आज भी उतना ही प्रासंगिक है? एक तरफ ये कानून परिवार की विरासत को बचाता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये विकास और व्यक्तिगत जरूरतों के रास्ते में एक रोड़ा भी बनता है? ये कानून परिवार की जड़ों को बचाने के लिए है या नई पीढ़ी के पंखों को बांधने के लिए? इस पर सोचना जरूरी है।